बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लें जी, गेम इमरान खान के हाथ से निकल गई है क्योंकि तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में फड्डा हो गया है। ये फड्डा क्यों हुआ है, इसकी तफसीलात आगे चल के आपके साथ शेयर करते हैं। पहले जिक्र करते हैं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने नया ही शोशा छोड़ दिया, बल्कि हंगामा बर्पा कर दिया है। वज़ीर दिफा साहब फरमाते हैं कि 5-6 हज़ार तालिबान जो थे उनको इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान वापस लाया गया और इस मामले पे उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा और DGISI जनाब फैज़ हमीद जो हैं वो मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व हैं। यानी कि वो इमरान खान वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DGISI पर एक बड़ा इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं और साथ वो ये भी कहते हैं कि उन्हें भी, यानी कि अपोजिशन के लोगों को भी उस वक़्त की जो फ़ौजी कमान थी उन्होंने इत्माद में लिया था और उनके साथ सरसरी कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर की और कुछ ऐसा परसेप्शन बिल्ड किया कि अगर हम ये काम कर देंगे तो इससे पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। सवात और फाटा के इलाकों में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। वैसे हैरत मुझे ख्वाजा साहब आप पर भी है कि आप एक मंझे हुए सियासतदान हैं। ना सिर्फ आप बल्कि वो तमाम लोग जो उस मीटिंग में शरीक थे, उन्होंने इस मामले की जो हिद्दत थी इसका एहसास क्यों नहीं किया? क्या आपको नहीं अंदाज़ा था कि भाई ये तो लातों के भूत हैं, ये बातों से कैसे मानेंगे? आप कैसे इस बात को तस्लीम कर सकते हैं कि एक आदमी जिसका के एक ज़िंदगी ही ऐसी है, अंदाज़ ही ऐसा है, उन्होंने सारी उम्र जो है वो सिर्फ़ लाकानूनियत में गुजारी हो, उनको ये आदत पड़ चुकी हो कि वो ताकत, मतलब वो असले के ज़ोर पे अपनी बात मनवाने की कोशिश करें। आप कहें कि जनाब हम उनके साथ बातचीत कर लेंगे, उनको मेन स्ट्रीम में ले आएंगे। वैसे हैरत हुई कि आप इस चक्कर में आ गए। लेकिन अब जब आप वज़ीर दिफा हैं, आपकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, तो अब ज़रा आप इस कौम को बताएँ कि आप इन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे कि या कि फिर गोंगलों तो मिट्टी चाड़नी है। मतलब आपने सिर्फ ये बयान दे के अपना काम कर दिया, क्योंकि जिन्होंने पाकिस्तान में इन लोगों को वापस ला के बसाया और इसकी कीमत आज भी ये कौम अदा कर रही है और बसाने वालों ने इसके अगेंस्ट क्या उनसे फ़ायदा लिया, ये भी आप कौम को बताएं। क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो बात कर रहे हैं कि एक तो उनका पारा बड़ा हाई दिखाई दे रहा है। आज भी जब वो कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो काफ़ी जो गुस्सा है वो यहाँ हो रहा था। वो जरदारी साहब से भी नाखुश हैं, वो शहबाज शरीफ साहब से भी नाखुश हैं, बल्कि वो अपने जो साबका दोस्त हैं जो PDM में उनका एक तरह से क्या अपना उनके साथी थे, इत्तेहादी थे, वो उनसे नाराज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा नाराज़ मालूम होते हैं। मौलाना फजल रहमान तो ये बार बार कह रहे थे, बल्कि वो पिछले कई माह से ये बात कर रहे हैं कि ये जो फाटा में और सवात के इलाकों में, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में ये जिन लोगों को ला के बसाया गया है, ये वहाँ पे जो गुल खिला रहे हैं, इस पे आप गौर क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने तो कहा कि इंतखाबात में भी ये जो मसल्ला बरदार जत्थे हैं, इन्होंने एक मखसूस जमात के लिए अपना जो किरदार है वो अदा किया है। बल्कि हमने तो अपनी आँखों से देखा है सर, मैंने तो कई बार वीडियोज़ में इसका जिक्र किया है कि हमने तो लाहौर में ज़मान पार्क के अतराफ़ में वो मखसूस लहजे वाले और हुलिये वाले और गुरीला वार लड़ने वाले लोगों को यहाँ पे पुलिस और रेंजर्स के साथ जो है वो लड़ते हुए देखा है। हमने उनको यहाँ पे मुल्क का अमन बर्बाद करते हुए देखा है। हाँ, कुछ सूरत हाल बेहतर ज़रूर हुई है, मतलब वो लोग अब हमें यहाँ पे उस तरह से नज़र नहीं आते जब से गैर कानूनी जो अफ़गान थे उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन लॉन्च किया गया। वैसे ये ऑपरेशन भी कुछ दिन तक तो काफ़ी इसमें हमें नज़र आई कि जनाब कोई सरगर्मी है, इसको संजीदा लिया जा रहा है, लेकिन अब ये मामला भी शायद कहीं सर्द खाने की नज़र हो चुका है, उस किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही। आज भी लाहौर में बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जिनको आप अफ़गान बस्तियों के नाम से जानते हैं। वहाँ के जो अफराद हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं, लेकिन पिछले कई सालों से वो चूँकि लाहौर में और पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुकीम हैं,
तो यहाँ पे क्या कुछ नहीं किया जा सकता। वो चूँकि नादरा के डाटा में मुख्तलिफ जो फैमिली ट्रीज़ हैं उसका हिस्सा बन चुके हैं। अब हुकूमत इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करे और इस कौम की रहनुमाई फरमाए कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का अमन बर्बाद किया है, इन लोगों को पाकिस्तान में ला के बसाया है, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करनी है, चूँकि ये आपने ज़िम्मेदारी जो है वो अदा करनी है। और इसी तरह एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, वो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फ़ारूक साहब जो हैं, उन्होंने कहा है जी एक वाह कैंट में फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहाँ पे असला वगैरह बनता है, और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऐवान सदर में लगा दी है इस हुकूमत ने, जहाँ से ऑर्डिनेंस जारी किए जाते हैं। ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पे ऑर्डिनेंस जारी हुआ था कि रिटायर्ड जजेस को भी जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे तैनात किया जा सकता है, और इस ऑर्डिनेंस के बाद इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद का जो ट्रिब्यूनल था तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर मुश्तमिल, उसको ख़त्म करके उसकी जगह पे जनाब साबिक जज अब्दुल शकूर प्राचा साहब को मुकर्रर किया था। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो ट्रिब्यूनल था उसको बहाल कर दिया है। और इसके साथ साथ जनाब दीगर हलके भी खुलने जा रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा लेकिन वो होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जो अदालती एक्टिविज़म है, जो जुडिशल एक्टिविज़म है, वो अपने अरूज पे दिखाई देता है। ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि हमें सुप्रीम कोर्ट में भी आपको नज़र आ रहा है ना, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, तो मामला जो हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि किसी टसलबाजी का शिकार होते हुए दिखाई देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन कोई 6-6.5 घंटे तक समाअत हुई है। ये जो केस था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इसमें आई थिंक दो मरतबा जो है ब्रेक ली गई और 6.5 घंटे की समाअत के दौरान एक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील थे फैसल सदीकी साहब, उन्होंने लंबे दलाइल दिए। फिर कमल शोज़ब साहबा की तरफ से सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए, उन्होंने भी लंबे दलाइल दिए। लेकिन इन दोनों साहबान के जो दलाइल थे वो ऐसे लग रहा था कि जैसे ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ केस लड़ रहे हैं, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ ये बुनियादी तौर पे तो एक ही केस बनता है ना, लेकिन यहाँ भी शायद तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो समझ नहीं पाए सूरत हाल को। वैसे तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े कानूनी माहिरीन जो हैं वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, लेकिन इनसे हर बार कोई ना कोई गलती हो जाती है। जैसे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फ़ैसला, अब साबित पता चल रहा है कि ये भी इनसे कानूनी गलती हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जनाब मुनीब अख्तर साहब और अतहर मिनल्ला साहब वो तो बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे मामला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होना चाहिए, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कैसे आ गई। लेकिन तहरीक इंसाफ वालों ने केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का किया था। फैसल सदीकी साहब जो कि इससे पहले अदालत में ये एडमिट कर चुके, उन्होंने कहा कि पार्लिमान को नामुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन आज उन्होंने पैंतरा बदलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जी अगर ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा सकती तो फिर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी नहीं दी जा सकती, और अगर उनको भी नहीं दी जा सकती तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा जी इनको खाली छोड़ दें, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था, जिस पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये बात की कि फैसल सदीकी साहब आप इस अदालत के सामने ये बात कर चुके हैं कि ईवान को नामुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता, तो लिहाजा अब आप ये दूसरी राय जो है वो इख्तियार नहीं कर सकते। इसी तरह एक मौके पे ये सवाल उठाया गया कि क्या ये जो सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाट की जा सकती हैं, चूँकि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो ये बात कर रहे थे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें बनती हैं, जिस पर फैसल सदीकी साहब को दोबारा रोस्टरम पे बुलाया गया और बेंच की तरफ से उनसे ये सवाल उठाया गया। तो उन्होंने कहा नहीं जी वो ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने की मुखालफत करेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उन्होंने लिस्ट जमा नहीं करवाई, उनका तो केस बनता ही नहीं है, और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब और मुनीब अख्तर साहब तो बार बार उनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे, ये बताते हुए कि जी इस पर चैम्बर अपील आ सकती है, ये मामला तो तहरीक इंसाफ का है, अगर आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो सकते हैं तो तहरीक इंसाफ में शामिल क्यों नहीं हो सकते, तो लिहाजा आपको अपना केस जो है वो तहरीक इंसाफ के तौर पे पेश करना चाहिए। लेकिन उन्होंने
तहरीक इंसाफ में शमूलियत या तहरीक इंसाफ को सीटें अलाट करने की तो बाज़ाब्ता तौर पे मुखालफत कर दी, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि इस पूरे मामले में जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने जो 2 सवाल उठाए हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा साहब के हवाले से सवाल उठाया। इलेक्शन कमीशन से कहा कि 2018 में उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था उसकी तफसीलात जमा करवाएं, उन्होंने जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए थे वो सबमिट करें, क्योंकि उस वक़्त उन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था। और अभी 2024 में उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा इसमें भी उनकी जो तमाम कवायफ हैं वो भी अदालत के सामने रखे जाएं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने ख़ुद आज़ाद हसीयत में इलेक्शन लड़ा। जब एक जमात का सरबरा आज़ाद हसीयत में इलेक्शन लड़ रहा है तो इसका मतलब है वो तो ख़ुद अपनी जमात को डिसऑन कर रहा है। और फिर उन्होंने लिख के दिया था ना इलेक्शन कमीशन को कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे और हमें मखसूस नशिस्तें भी नहीं चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि इस सवाल का जवाब जब अदालत के सामने आएगा तो केस मुकम्मल तौर पे जो है वो साफ़ हो जाएगा। और इस वक्त तमाम सूरत हाल जो है वो इमरान ख़ान के हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि आपने अपने हाथ काट के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दिए। अब साहबजादा हामिद रज़ा साहब की अपनी पोजीशन जो है वो भी गैर वाज़ेह हो चुकी है। अगर आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैसियत को तस्लीम कर लिया जाता है तो कल अगर हामिद रज़ा साहब का माइंड चेंज हो गया तो फिर क्या होगा। इमरान ख़ान साहब आउट हो चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह इनसे ये गलती हुई है जिस तरह अली अमीन गंडापुर से गलती हुई। अब वो कह रहे हैं ना कि नहीं जी मैंने तो ये जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है इसकी हमायत नहीं की। भाई आप उस मीटिंग में मौजूद थे, उस मीटिंग का इलामिया जारी हुआ, उसके बाद तमाम टीवी चैनल्स और अखबारात में सुर्खियाँ लगीं। फिर आपको 24 घंटे गुजरने के बाद तकरीबन ख्याल आया कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि आपने वहाँ पे इस बात को एडमिट किया कि आपके सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल ख़राब है, लिहाजा दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नागुज़ीर है। अब जब आपको अंदाज़ा हुआ कि ये तो वो लोग हैं जिनकी वजह से हम बरसरे इक़्तिदार आए, इन लोगों को तो इमरान ख़ान ने अपने दौर में पाकिस्तान में ला के बसाया था, इनके लिए इमरान ख़ान कई सालों से बाकायदा तौर पे कैंपेन करते रहे। इमरान ख़ान कहते नहीं थे अमन मुआहदा कर लिया जाए, इमरान ख़ान कहते थे इनको सियासी दफ्तर दिया जाए। तो अब जाके इनको एहसास हुआ कि ये क्या हो गया। और दूसरा ज़ाहिर है इमरान ख़ान से मुलाकात भी तो की ना गंडापुर ने, और मुलाकात में डेफिनेटली इमरान ख़ान ने कहा होगा कि भाई ये तुमने क्या कर दिया, मेरे ही ख़िलाफ़ परवाने पे दस्तखत कर दिए। तो फिर उसके बाद एहसास हुआ और अब जनाब ये इस फैसले से भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब इससे ये भाग नहीं सकेंगे। हाँ, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस तरह डिमांड कर रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान, ANP, बाकी लोग, कि जी इस मामले पे सियासी फोर्सेस को एतमाद में लिया जाना चाहिए, तो उसके लिए हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि इन कैमरा सेशन होने जा रहा है जिसमें तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। हमारी जो फ़ौजी क़यादत है वो इन कैमरा सेशन में मौजूदा जो अमन व अमान की सूरत हाल है उस पर मुकम्मल ब्रीफिंग भी देंगे और उनके सवालात के जवाबात भी देंगे। और होपफुली कि मुझे ये लग रहा है कि माजी में भी जब कभी इस किस्म के फ़ैसले किए गए हैं फिर उसके बाद इन कैमरा सेशन हुआ है तो डेफिनेटली वो फ़ैसले की तौसीक की गई है। वैसे भी ये जो वफाकी कबीना है उसकी मीटिंग भी इसीलिए बुलाई गई है क्योंकि वफाकी कबीना में एपेक्स कमेटी के फ़ैसले की तौसीक की जाएगी, फिर उसके बाद इन कैमरा सेशन होना है। तो लग यही रहा है कि ये ऑपरेशन होगा। और वैसे भी ये ऑपरेशन इसलिए नागुज़ीर है कि हमें अपने मुल्क में मुकम्मल इस्तेहकाम चाहिए, क्योंकि इस्तेहकाम के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम दुनिया से ये कहें कि आएँ पाकिस्तान में सरमायाकारी करें तो सर अगर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, अगर गैर मुल्कियों पे अटैक्स किए जाएंगे तो फिर कौन होगा जो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करेगा। तो लिहाजा ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, इसलिए ये सख्त फ़ैसले किए जाते हैं। अच्छा, ये स्पेसिफिक नहीं है कि ये खैबर पख्तूनख्वा में होगा या सिर्फ बलूचिस्तान में होगा, पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ पे ये ऑपरेशन किया जाएगा। और मेरा ये ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। मैंने अपनी राय आप दोस्तों के साथ शेयर की है। आप इस व्लॉग से और इसकी इन्फॉर्मेशन से किस हद तक मुतमिन है इस हवाले से ज़रूर बताइएगा।
चैनल का कमेंट सेक्शन भी हाज़िर है। चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।